15 पढ़ेंगे सम नेचुरल फिनोमिना। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सम नेचुरल फिनोमिना। तो हम नेचुरल फिनोमिना कौन कौन से होते हैं जो हम इसमें स्टडी करेंगे? एक हम लाइटनिंग के बारे में स्टडी करेंगे, दूसरा हम स्टडी करेंगे कि चार्ज जो है कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है। पहला मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग। उसके बाद टाइप ऑफ चार्जेस कितने टाइप के होते हैं और एक दूसरे पे इंटरेक्ट करने पे वो कैसे बिहेव करते हैं। और उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे जो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद लाइटनिंग की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि लाइटनिंग क्या होती है, कैसे इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी जो नेचुरल कैलेमिटी है अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक क्या होता है, उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो हम इस पूरे पूरे चैप्टर में हमारा जो मेन कंसेप्ट है नेचुरल फिनोमेना के बारे में है, और इससे जो रिलेटेड कंसेप्ट है साइंस का वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम स्टडी करेंगे। तो हम लेसन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। In class 7th, you read about wind, storms and cyclones. हमने 7th क्लास में हमने winds के बारे में, storms के बारे में और cyclones के बारे में पढ़ा है। You learned that the cyclone can cause a lot of damage to human life and property. क्लास 7th में हमने storms और cyclones के बारे में पढ़ा था। cyclone जो है lot of damage क्रिएट करता है ह्यूमन लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना टू सम एक्सटेंट। In this chapter, we shall discuss two destructive natural phenomena. These are lightning and earthquake. You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent in this chapter. हम इस चैप्टर में दो नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे और वो दो नेचुरल फिनोमेना क्या है, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by this phenomena. तो कह रहे क्या क्या steps हम ले सकते हैं take to minimize destruction caused by this phenomena। इस phenomena को से बचने के लिए हमें क्या क्या हम steps ले सकते हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे। तो कह रहे कि क्लास 7 में हमने विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा। यू लर्न दैट द साइक्लोन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. In this chapter, we shall discuss। कह रहे हमने क्लास 7 में विंड, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था और साइक्लोन कैसे ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। You also learned that हमने पढ़ा था कि we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. In this chapter, we shall discuss the two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquake. तो हम दो डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है, लाइटनिंग और अर्थक्वेक। तो वी शैल आल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस फिनोमेना, और क्या क्या स्टेप हम ले सकते हैं इसको हम मिनिमाइज करने के लिए। तो सबसे पहला हम फिनोमेना पढ़ेंगे लाइटनिंग। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। ये जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, जो खंबे होते हैं, वहां पे हमने स्पार्क्स के बारे में स्पार्क्स देखी हैं। जब वहां के कनेक्शन, वायर के कनेक्शन लूज हो जाते हैं तो स्पार्क आती है। दिस फिनोमेना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। कि जब हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है तो वायर को जो हिला देती है तो ये फिनोमेना बहुत कॉमन है। You might also have seen sparks when a plug is loose in this pocket. Lightning is also an electric spark, but on a huge scale. ये जो फिनोमेना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग। ये कह रहे कि ये हमें कॉमनली हम देखने को मिलता है जब विंड जो होती है बहुत विंड जो चलती है तेज एंड शेकिंग द वायर, और वायर को जो है हिलाती है। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स पॉकेट। लाइटनिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। You might have seen sparks when a plug is loose in its socket। कह रहा कि जो you might have seen sparks, कि हमें जो स्पार्क्स हमने देखने को मिलते हैं हमें when a plug is loose in its pocket। Lightning is also an electric spark but on a huge scale। कह रहे हमने जो इलेक्ट्रिक पोल पे हमने स्पार्क्स देखी है जब उसके कनेक्शन, वायर के कनेक्शन लूज हो जाते हैं, और ये क्वाइट कॉमन कहाँ भी देखते हैं, जब जहाँ पे विंड जो होती है ब्लो करती है और वायर को जो हिलाती है। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स
When a plug is loose in its socket, कह रहे कि you might have also seen spark, जब हमने spark देखते हैं, जब plug जो हो जाता है लूज हो जाता है, वहां पे भी हम sparks देखते हैं. तो lightning is also an electric spark. तो lightning क्या है? एक electric spark है, लेकिन बहुत ज्यादा large scale पे. अगर इलेक्ट्रिक जो स्पार्क है लार्ज स्केल पे होती है, उसको बोलते हैं lightning. In ancient time, people did not understand the cause of these spark. कह रहे पुराने टाइम में people जो हैं sparks का रीजन नहीं जानते थे. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods were visiting them. Now, of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. कह रहे पुराने टाइम में पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क. कह रहे पुराने टाइम में पीपल को इनकी स्पार्क्स के रीजन के बारे में नहीं पता था. दे वर थॉट अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द रैथ ऑफ गॉड वाज विजिटिंग देम. कि जो स्पार्क्स होते थे, लाइटनिंग होती थी, पहले पुराने टाइम में लोगों को पता नहीं होता था ये क्यों होता है. तो वो कहते थे कि पीपल थॉट दैट द रैथ ऑफ गॉड वाज विजिटिंग देम. कह रहे कि जो ये भगवान है वो मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा गलत कर रहा है, क्योंकि इसी वजह से ये लाइटनिंग हो रही है. पहले ऐसे मतलब सोचा जाता था. नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड. कह रहे हम तो पहले कहते थे कि ये गॉड की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. हमने बाद में पता लगा कि लाइटनिंग जो है जब क्लाउड पे चार्ज एक्युमुलेट हो जाते हैं तब होता है. बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क. कह रहे हमें जो है बहुत प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अपने टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क. The spark that the Greeks knew about. The ancient Greek knew as early as 600 BC when amber was rubbed with fur. It was attracted light objects such as hair. You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stands on end. If you take off these clothes in the dark, you may even see a spark and hear a crackling sound. In 1952, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that the lightning and the spark from your clothes are essential the same phenomena. कह रहे पुराने टाइम में जो है Greek knew as early as 600 BC when amber was rubbed with fur. It attracted light objects such as hair. कह रहे पुराने टाइम में Greek knew as early as 600 BC that the amber को अगर फर के साथ रगड़ा जाता है, इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर. ये जो है लाइट ऑब्जेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट कर लेता है. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा लाइटनिंग के बारे में कि जो इलेक्ट्रिक पोल पे जो स्पार्किंग होती है जब कनेक्शन बहुत लूज हो जाता है, और ये जो है फिनोमेना बहुत कॉमन मिलता है जब विंड जो है ब्लो करती है और वायर जब वायर को हिलाती है उसको, तो इस लाइटनिंग हमें दिखाई देती है. कि जो स्पार्क है जब प्लग लूज हो जाता है तब भी ये हमारी जो हमें स्पार्क नजर आती है. लेकिन लाइटनिंग क्या होती है? लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है. जब उसको बहुत ज्यादा ह्यूज स्केल पे अगर लिया जाए तो उसको बोलते हैं लाइटनिंग. इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर ज्यादा लेवल पे हो तो उसको बोलते हैं लाइटनिंग. ये पुराने टाइम में जो पीपल को इसका रीजन नहीं पता था ये स्पार्क्स क्यों होती हैं, तो ऐसे डरते थे कि ये गॉड की वजह से हो रही हैं, कि गॉड जो है कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, इस वजह से ये स्पार्क्स प्रोड्यूस हो रही हैं. लेकिन अब क्या है कि हमें रीजन पता लग गया कि लाइटनिंग क्यों होती है. जब जब क्लाउड्स पे चार्ज एक्युमुलेट होते हैं तो इस वजह से जो है लाइटनिंग होती है. तो इससे बचने के लिए हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी होती है. उसके बाद है द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट. पहले तो पता नहीं था पुराने टाइम में स्पार्क्स के बारे में, लेकिन ग्रीक्स जो हैं थोड़ा बहुत जानते थे. क्या जानते थे इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. The ancient Greeks knew as early as 600 BC that amber was rubbed with fur. It attracts objects like such as hair. In ancient Greeks, पुराने टाइम में 600 BC में जो एम्बर को जो है फर के साथ रगड़ा जाता था, तो ये लाइट ऑब्जेक्ट्स को जैसे हेयर्स को अट्रैक्ट कर लेता था. एम्बर एक मटेरियल होता है और उसको हमने फर के साथ अगर रगड़ते हैं, इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स सच एज हेयर. In ancient Greek knew as early as 600 BC when amber was rubbed with fur, it attract objects such as hair. पुराने टाइम में जो है 600 BC में जब एम्बर को जो है फर के साथ रगड़ा जाता था, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो है
उसको अट्रैक्ट कर लेता था. You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stands on end. If you take off these clothes in the dark, you even see a spark, hear a crackling sound. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that the lightning and the spark from your clothes are essential. The same phenomena, however, it took 2000 years for this realization to occur. कहते पुराने टाइम में जो है, अगर एम्बर को फर के साथ रगड़ा जाता था तो वो क्या करता था कि वो हल्के हल्के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अट्रैक्ट कर लेता था. You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stands on end. कह रहे कि अगर हम वुलन और पोलिएस्टर क्लोथ से अगर रगड़ते हैं तो योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड यू टेक ऑफ दीस क्लोथ इन द डार्क. अगर इस क्लोथ को हम अंधेरे में लेके जाते हैं तो हमें स्पार्क नजर आती है और ये क्रैकलिंग साउंड नजर आती है. तो कह रहे 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन साइंटिस्ट था उसने लाइटनिंग को देखा और द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स फॉर एसेंशियली द सेम फिनोमेना. ये जो लाइटनिंग है और जो हमारे क्लोथ से जो स्पार्क प्रोड्यूस होती है वो सेम फिनोमिना है. तो 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा, जो अमेरिका का साइंटिस्ट था, कह रहा है कि लाइटनिंग और जो स्पार्क क्लोथ से होती है जो सेम फिनोमिना है. हाउएवर इट टेक 2000 ईयर फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर. कह रहे कि ये जो 2000 ईयर्स लेते हैं ऐसा होने के लिए. आई वंडर व्हाई दे लुक सो मेनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी. Scientific discovery are a result of hard work by many people. It can sometimes take a long time. I wonder why they took so many years to realize the similarity. Scientific discovery are a result of hard work. कह रहे कि अब ये इतना ये सिमिलैरिटी क्यों है, तो वो सोच रहा है. वो कह रहे कि जो साइंटिफिक डिस्कवरी है इसके लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है और ये बहुत टाइम लेती हैं डिस्कवरीज करने में. We shall now study some properties of electric charge. कह रहे हैं अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. We shall also see how they are related to lightning. ये जो है लाइटनिंग से कैसे रिलेट होते हैं ये हम स्टडी करेंगे. चार्ज और लाइटनिंग का क्या कनेक्शन है. Let us perform some activities to understand the nature of electric charge. But recall first when you might have played as a game when you rub a plastic scale on your dry hair. The scale can attract many small pieces of paper. कह रहे हम अब एक्टिविटीज करते हैं टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर का स्टडी करने के लिए. बट रिकॉल फर्स्ट व्हेन यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर. कह रहे अगर प्लास्टिक स्केल को जो ड्राई हेयर के साथ अगर रगड़ते हैं द स्केल कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर. तो स्केल जो है छोटे छोटे पीस को अट्रैक्ट कर लेता है. तो उसके बाद मेथड है हम चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं. इससे पहले हम एक बार दोबारा स्टडी करते हैं. द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू. के जो स्पार्क्स हैं जो के बारे में ग्रीक कितना जानते थे वो हम स्टडी करेंगे. या जो पुराने टाइम में जो ग्रीक है 600 बीसी में थे तो क्या जानते थे. कह रहे कि एम्बर को अगर फर के साथ रगड़ते हैं तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को लाइट ऑब्जेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट कर लेता है. यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिएस्टर क्लोथ्स. You might have seen when you take off woolen or polyester clothes, your hair stands and if you take off these clothes in the dark, you even see a spark, hear a crackling sound. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that the lightning and the spark from your clothes are essential, the same phenomena. कह कि 600 बीसी में जो है एम्बर को अगर फर के साथ रगड़ते हैं इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर. कह रहे ये लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे हेयर्स हैं उसको अट्रैक्ट कर लेता है. तो कह रहे हमने और भी क्या देखा कि वुलन और पॉलिएस्टर क्लॉथ को व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिएस्टर क्लॉथ योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड. कह अगर इन क्लॉथ को अगर हम डार्क में लेके जाते हैं तो हमें स्पार्क्स नजर आता है. जो हमारे वुलन और पॉलिएस्टर क्लॉथ हैं अगर इसको हम डार्क में लेके जाते हैं तो स्पार्क्स नजर आता है और क्रैकलिंग साउंड नजर आती है, सुनाई देती है. तो कह 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो अमेरिका का साइंटिस्ट था उसने देखा कि लाइटनिंग और जो स्पार्क है जो क्लोथ से निकलती है वो सेम ही फिनोमिना है. तो कह रहे कि ये जो है इसको जो है रियलाइज करने में 2000 ईयर्स लग गए थे. तो कह रहे साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं बहुत जो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए और ये थोड़ा बहुत टाइम लगाती हैं डिस्कवरीज जो है रिजल्ट आने में. We shall now study some properties of electric charge. हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में
की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे और ये लाइटनिंग से कैसे रिलेट है हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या अब छोटी छोटी हम एक्टिविटीज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम स्टडी कर सकें। कह रहे व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, कह रहे कॉमन लाइफ का क्या एग्जांपल है जो इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि जो हमारा प्लास्टिक स्केल है अगर उसको हमने हेयर के साथ रगड़ा तो स्केल जो है छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम ये बच्चे करके भी देखते हैं, जो हम स्केल है स्केल को अगर हम हेयर्स पे रब करते हैं तो जो स्केल के ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो छोटे छोटे पीसेस को, पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम करेंगे ये चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल। कह रहे एक रिफिल यूज करो, जो यूज्ड बॉल पेन का रिफिल यूज करो एंड रब इट विगरसली विद अ पीस ऑफ पॉलिथीन। और पॉलिथीन से उसको रगड़ो, ब्रिंग इट क्लोज टू अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, टेक केयर not to touch the rubber end of the refill with your hand or what a metallic object. Repeat the activity with small pieces of dry leaf, husk and mustard seed. Record your observation. कह रहे हमने बॉल पेन रिफिल लिया, उसको जो है पॉलिथीन के पीस से जो रगड़ा, bring it close to a small piece of paper, take care not to touch the rubber end of the refill with your hand or with the metallic object. कह रहे हमने क्या किया, बॉल पेन रिफिल लिया और उसको जो है पीस ऑफ पॉलिथीन से रगड़ लिया। अब ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर, टेक केयर नॉट टू टच द रबर एंड ऑफ द रिफिल विद हैंड और विद द मेटालिक ऑब्जेक्ट। रिपीट दिस एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ, हस्क एंड मस्टर्ड सीड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कह रहे एक बॉल पेन रिफिल लिया, उसको हमने क्या किया, पॉलिथीन से रगड़ा, ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। उसको जो है ब्रिंग इट, उसको स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे। टेक केयर नॉट टू टच द रबर एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड। जो रबर एंड है उसको, रिफिल का, उसको हमने टच नहीं करना। और विद द मेटालिक ऑब्जेक्ट रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई हस्क। अभी सारी एक्टिविटी जो है ड्राई लीफ के साथ, हस्क के साथ, मस्टर्ड के साथ करो और उसकी ऑब्जर्वेशन देखो। कह रहे जब व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलिथीन, जब प्लास्टिक का जो रिफिल है पॉलिथीन से रगड़ते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। कह वैसे ही जैसे प्लास्टिक कोम को अगर ड्राई हेयर के साथ अगर रगड़ते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, इसको बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट्स। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कोम एंड पॉलिथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज। क्या जब प्लास्टिक कोम को हेयर के साथ रगड़ते हैं तो हेयर भी चार्ज होता है, ऐसे ही रिफिल को पॉलिथीन के साथ रगड़ते हैं तो रिफिल चार्ज नहीं होता, पॉलिथीन भी चार्ज होता है। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू अदर। अब ये कह रहे डिफरेंट टाइप के मटेरियल लिए हैं रिफिल को, बैलून, इरेजर, स्टील स्पून और रबिंग मटेरियल लिए। इसको रब करके देखना है कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अट्रैक्ट हो रहे हैं तो चार्ज है, अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो वो चार्ज नहीं है। तो ये हम ये टेबल हम खुद फिल करके कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि चार्ज जो है दो चीजों को रगड़ने से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब दो चीजों को रगड़ते हैं हम, मान लो ये हमारा जो क्या था, सबसे पहला था प्लास्टिक स्केल को अगर हम हेयर्स के साथ रगड़ते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं वो हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बाय रबिंग। रबिंग से जो है दो मटेरियल को जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाय रबिंग। तो इसके दो एग्जांपल क्या देखे हैं हमने, प्लास्टिक स्केल को हम हेयर के साथ रगड़ते हैं और दूसरा क्या है हमारा कि हमारे जो प्लास्टिक रिफिल है हम उसको पॉलिथीन के साथ रब करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन। जो हमारे टाइप चार्जेस के कितने टाइप है और वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये हम स्टडी करेंगे। We will select some object from table 15.1 for the next activity. 15.3. Inflate two balloons, hang them in such a way that they do not touch each other. Rub both the balloon with the woolen cloth and release them. What do you observe? कह रहे अब चार्जेस कितने कितने टाइप के होते हैं वो हमने देखना है और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। We will select some object from the table 15.1
फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी कह रहे जो हम टेबल 15.1 में जो है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. Inflate two balloons and hang them in such a way that they do not touch each other. Rub both the balloon with the woolen cloth and release them. What do you observe? के दो बैलून लो और उसको हैंग करो एंड दे डू नॉट टच ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए. रब बोथ द बैलून विद द वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये दो बैलून लिया उसको टांग दिया हमने और दे डू नॉट टच ईच अदर. इसको दोनों को टच नहीं करने चाहिए. रब बोथ द बैलून विद द वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब उसको दोनों को रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज पेन रिफिल्स. Rub one refill with polythene, place it carefully on a glass tumbler using the tumbler as a stand. Rub the other refill also with the polythene, bring it close to the charged refill, but be careful not to touch the charge and with your hand. हमने चार्जेस हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के चार्ज होते हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं एक्टिविटी 15.3 में. ये दो बैलून लेने हैं, उसको हमने ऊपर से टांगना है और ऐसे करना है कि दोनों को टच नहीं करना. अब दोनों बैलून को वूलन क्लॉथ से रब करेंगे और फिर रिलीज कर देंगे. कह रहे कि अब देखो कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. जब उसको हमने क्या किया, बैलून को अगर हमने टच किया किसके साथ, रब किया हमने वुलन क्लॉथ के साथ, तो उसके ऊपर चार्ज आ गया. दोनों के ऊपर चार्ज आने से दोनों रिपेल करने लग गए. अब ये एक्टिविटी को रिपीट करेंगे हम पेन रिफिल्स के साथ. रब वन रिफिल विद पॉलिथीन. एक रिफिल लेंगे उसको हम पॉलिथीन से रब करेंगे एंड प्लेस इट केयरफुली इन ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड. उसको ग्लास टम्बलर के अंदर रखेंगे रिफिल्स को. रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद द पॉलिथीन. अब दूसरा रिफिल लेंगे उसको फिर दोबारा पॉलिथीन से रब करेंगे. ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल. अब दोनों जो पहले वाला चार्ज था और दूसरे वाला चार्ज था उसको क्लोज लेके आएंगे. Be careful not to touch the charged end with your hand. Is there any effect on the refill on the tumbler? Do the two attract each other or repel each other? कह रहे वो दोनों जो रिफिल है अट्रैक्ट कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं, ये हम स्टडी करेंगे. In this activity we have brought close together the charged object that were made of the same material. What happens if the charged material made of different material are brought close to each other? Let us find out. In this activity, we have brought close together the charged object that were made up of same material. जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया सेम मटेरियल का बना हुआ था. What happens if the charged body made up of different material? दोनों अलग मटेरियल का लेके आए. पहले तो रिफिल को रिफिल के पास लेके आए थे, बैलून को बैलून के पास लेके आए थे. अब दोनों डिफरेंट मटेरियल यूज करेंगे हम. रब अ रिफिल एंड प्लेस जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज बिफोर 15.3. अब क्या करेंगे, एक रिफिल को रब किया, अब उसको ग्लास टम्बलर के पास लेके जाएंगे. ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बैलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व. और जो बैलून को हमने रिफिल के पास लेके गए और उसको ऑब्जर्व किया. लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन. द चार्ज बैलून रिपेल्ड अ चार्ज बैलून. जो चार्ज बैलून है और दूसरे चार्ज बैलून को जो है क्या करती है, रिपेल करती है. जो एक बैलून है दूसरे बैलून को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, ये हमने स्टडी किया था. और चार्ज रिफिल जो है चार्ज रिफिल को रिपेल कर रहा है. बट और चार्ज बैलून जो है चार्ज रिफिल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. अगर डिफरेंट मटेरियल है तो अट्रैक्ट कर रहा है, सेम मटेरियल है तो वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है. तो अगर सेम चार्ज होंगे तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा. अगर डिफरेंट चार्जेस है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. Does it indicate that the charges on the balloon is of different kind from the charge on the refill? Can we say then there are two kinds of charge? कैसे पता लग गया कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं और वो कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. Can we also say that the charges of the same kind repel each other while the charges of different kind attract each other? तो इससे पता लग गया कि सेम चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. It is a convenient to call the charges acquired by glass rod when it is rubbed with silk as positive. है जो चार्ज acquired by glass rod when it is rubbed with silk. जब इसको हमने सिल्क के साथ रगड़ा तो क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज आता है. द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव. और दूसरा जो चार्ज है वो क्या होता है, नेगेटिव.
It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between them. कह रहे कि अगर हमने क्या ऑब्जर्व किया, when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw with the polythene, there is attraction between the two. दोनों के बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है. What do you think that the kind of charge on the plastic straw? Your guess, then the plastic straw should carry a negative charge is correct. Electric charges generated by rubbing are static. They do not move by themselves. When charges move, they constitute an electric current. You have been reading about electric current since class 7th. Class 6, the current in a circuit which makes a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charges. कह जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में जो जनरेट हुआ रबिंग से, वो हमारा स्टैटिक चार्ज होगा, मतलब वो मूव नहीं करेगा. अगर चार्ज मूव करते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं. इलेक्ट्रिक करंट हम 6th क्लास से पढ़ रहे हैं. जो इलेक्ट्रिक करंट जो बल्ब को ग्लो कराता था, जो कंडक्टर था हमारा और वायर को गर्म करता था, वो क्या था? सिर्फ मोशन ऑफ चार्जेस. चार्ज जब मूव करते थे वो इलेक्ट्रिक करंट था. तो हमें आज पता लगा कि जो चार्ज मूव करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं. तो ऊपर वाले पैसेज में क्या है? इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक रबर विद द पॉलिथीन, देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन द टू. कि जब ग्लास रॉड जो चार्ज थी उसको चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ रब करते हैं तो फिर अट्रैक्शन शो करता है. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? योर गेस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ शुड कैरी द नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट. तो प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया. तो हमने आगे हम एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं हम. सम नेचुरल फिनोमिना. तो हम इसमें जो नेचुरल फिनोमिना जो हमने पहले क्या पढ़ते थे? साइक्लोन के बारे में पढ़ते थे, विंड के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ते थे क्लास 7th में. इससे जो बहुत प्रॉपर्टी का बहुत डैमेज हो जाता है और हम इसको बचाने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं. लेकिन अब इस चैप्टर में हम 2 फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. अब सबसे पहला जो हमारा क्या है फिनोमिना क्या है? लाइटनिंग. लाइटनिंग में क्या पढ़ते हैं हम कि जो हमारे के स्पार्क्स है वो लूज हो जाती है. जब जो हमारी वायर है बिल्कुल वायर लूज हो जाती है. जो फिनोमिना है बहुत कॉमन है. You might have seen sparks when a plug is loose in the socket. हमें जो स्पार्क्स है हमें देखने को मिलती है जब प्लग जो होता है बिल्कुल लूज हो जाता है. और लाइटनिंग जो है ऑल्सो इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ह्यूज स्केल. कि लाइटनिंग भी इलेक्ट्रिक स्पार्क ही होती है. अगर उसको ज्यादा स्केल पे अगर हमारे इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रही है तो उसको बोलते हैं लाइटनिंग. तो कह रहे पुराने टाइम में लाइटनिंग के बारे में और स्पार्क्स के बारे में किसी को पता नहीं था. तो कहते थे कि लाइटनिंग जो है गॉड जो जब हमारे साथ बेकार गलत कर रहा है तो इस वजह से लाइटनिंग होती है कि हमने कुछ गलत किया है तो गॉड हमें लाइटनिंग दे रहा है ये. तो बाद में पता लगा कि लाइटनिंग जो है चार्ज जब एक्यूमुलेट हो जाता है क्लाउड्स पे तो इसी वजह से जो लाइटनिंग होती है. वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस. हमें लाइटनिंग से डरना नहीं चाहिए लेकिन उसको बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस जरूर लेनी चाहिए. अब कह रहे हैं कि द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट. कह रहे ग्रीक कितना जानते थे स्पार्क्स के बारे में? कह रहे पहले तो थोड़ा बहुत स्पार्क्स के बारे में पता नहीं था. ग्रीक थोड़ा बहुत जानते थे. क्या पता था उसको? कि एम्बर को अगर फर के साथ रगड़ते हैं तो वो जो है ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता है. उसके बाद कह रहे कि अगर हमने ये जो वुलन क्लॉथ्स को लेके जाते हैं हम, कह रहे कि डार्क में अगर लेके जाएं तो स्पार्क्स नजर आती है और क्रैकलिंग साउंड नजर आती है. तो 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन साइंटिस्ट था उसने लाइटनिंग के बारे में और जो स्पार्क्स जो क्लॉथ से प्रोड्यूस हुई है वो सेम फिनोमेना था. वो उन्होंने बताया कि जो लाइटनिंग और जो स्पार्क जो क्लॉथ से आती है वो सेम ही होती है. कह रहे कि इसको जो है रियलाइज करने में 2000 ईयर्स लग गए थे. कि साइंटिस्ट जो डिस्कवरीज हैं इसमें बहुत हार्ड वर्क की जरूरत होती है और ये बहुत टाइम लगती है रिजल्ट आने में. और उसके बाद कह रहे हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और वो लाइटनिंग से कैसे रिलेट होती है वो हम इसके बारे में स्टडी आगे करेंगे. कह रहे अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसका बिहेवियर क्या होता है, तो इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे.
तो हम जो कॉमन डेली लाइफ का जो हम एग्जांपल है वो क्या देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो स्केल है, स्केल को अगर हम हेयर के साथ रब करते हैं तो जो स्केल है वो छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब स्केल जो है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो अब प्रोड्यूस हम फिनोमेना पढ़ते हैं चार्जेस बाय रबिंग। चार्ज को प्रोड्यूस करने का मेथड क्या है, दो चीजों को रगड़ते हैं। जब दो चीजों को रगड़ेंगे तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। Take a used ball pen refill and rub it vigorously with a piece of polythene and bring it now close to a small pieces of paper. Take care not to touch the rubber end of the refill with your hand or with a metallic object. Repeat the activity with small pieces of dry leaf, husk and mustard seeds. Record your observation. कि जब प्लास्टिक रिफिल को अगर पॉलिथीन के साथ रगड़ते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आता है छोटा छोटा, वैसे ही इस प्लास्टिक कोम को अगर ड्राई हेयर के साथ रगड़ते हैं तो इसके ऊपर छोटा चार्ज आ जाता है, और वो दीस ऑब्जेक्ट्स क्या, इसमें चार ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट्स। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कोम पॉलिथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज। जब हम पॉलिथीन को जब हम चार्ज करते हैं रिफिल को तो प्लास्टिक कोम पॉलिथीन और हेयर जो है डैमेज हो जाते हैं। Let us try to charge some other object that are familiar to you. क्या डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स लिए रब करते हैं, मटेरियल करते हैं, रबिंग के लिए कुछ यूज करते हैं तो देखना कि अट्रैक्शन शो करती है या नहीं करती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। तो हमारे दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की है, दो बैलून लिए, उसको हमने ऊपर से टाई किया और क्या किया हमने, उस बैलून को वुलन क्लॉथ से रगड़ा, रगड़ने के बाद उसको छोड़ दिया तो दोनों बैलून जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब वो दूसरी एक्टिविटी क्या ली हमने, रिफिल लिया, रिफिल को पॉलिथीन से रगड़ा और उसको ग्लास टम्बलर के अंदर रखा। अब दूसरा रिफिल लिया, उसको रब करके पॉलिथीन से फिर उसको ग्लास टम्बलर में रखा, तो दोनों दोनों जो रिफिल है वो क्या करते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब क्या करना है, एक और एक्टिविटी करनी है। अब एक रिफिल को रब करके एंड प्लेस इट जेंटली इन टम्बलर, टम्बलर में रखना है। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बैलून, उसके चार्ज बैलून उसके पास लेके जाना है और उसको ऑब्जर्व करना है, तो देखना है कि वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जो हमारा बैलून है वो किसको, रिफिल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या ऑब्जर्वेशन ली हमने कि अगर दोनों बॉडी सेम है, जैसे बैलून बैलून थे, रिफिल रिफिल थे, तो वो क्या कर रहे थे, रिपेल। अगर हमारा एक बैलून है और एक रिफिल है तो क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो दो सेम चार्ज, दो सेम चीजें हैं तो वो क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। दो अलग चीजें हैं तो वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो हमारे दो टाइप के चार्जेस हो गए इसमें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो कह रहे कि अब कन्वेंशन क्या लेंगे, कह रहे कि जो हमारा हमने क्या किया, ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा तो कहता है चार्ज रिक्वायर्ड बाय ग्लास रोड इज व्हेन इट इज विद सिल्क एज पॉजिटिव। जो ग्लास रोड के ऊपर क्या चार्ज आ गया, वो पॉजिटिव आ गया। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। तो दूसरा जो चार्ज, दूसरा द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। तो पहले वाले को हम पॉजिटिव किसको लिया हमने, जो ग्लास रोड के ऊपर है वो पॉजिटिव है, और द व्हेन इट इज विद सिल्क, सिल्क के ऊपर कौन सा है, नेगेटिव। द चार्ज रिक्वायर्ड बाय ग्लास रोड व्हेन इट इज rubbed with silk as positive. The other kind of charge is said to be negative. It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw, यानी एक चार्ज प्लास्टिक ग्लास रोड को चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो के साथ अगर रगड़ते हैं विद पॉली से अट्रैक्शन बिटवीन टू, दोनों के बीच में जो है अट्रैक्शन शो करती है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट कुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रो? योर गैस नीड द प्लास्टिक स्ट्रो वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो रबिंग से प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल स्टैटिक होते हैं। दे डू नॉट मूव, ये जो मूव नहीं करते। व्हेन चार्जेस मूव, जब चार्ज मूव करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6। हम क्लास 6 से ही हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। कहते हैं कि जो हमारा अगर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस है, वो है हमारी इलेक्ट्रोस्कोप। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है लाइटनिंग कैसे कैसे होती है और कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे क्लाउड्स में फॉर्म होते हैं और उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं इनसाइड द हाउस और आउटसाइड द हाउस। उसके बाद हम जो है अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है और उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो हमने जो आज एक बार पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लाइटनिंग के बारे में, और ग्रीक जो है स्पार्क्स के बारे में कितना जानते थे, और चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग, और कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, और चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, और चार्ज को जब हम ग्लास रोड को सिल्क ग्लास से रब करते हैं तो किसके ऊपर पॉजिटिव आता है और किसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो हमने ये स्टडी किया है। सब नेचुरल फिनोमेना में किसी बच्चे को अगर कोई भी क्वेरी करनी हो